नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। अमेरिका और मिस्र में भारत की जय जय होने के बाद भारत माता की जय की गूंज फ्रांस में भी सुनाई दे रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की फ्रांस यात्रा पर गए हुए हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का पेरिस में शानदार स्वागत किया गया। फ्रांस दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन का ऑनर भी दिया गया। ऐसे में पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। अपनी यात्रा के पहले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए, जिसमें एक अहम समझौता यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई डील का है। लिहाजा इस समझौते के बाद अब भारतीय फ्रांस में भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। दरअसल अपने रणनीतिक रिश्तों की 25वीं सालगिरह मना रहे भारत और फ्रांस की दोस्ती काफी है। फ्रांस ऐसे वक्त में भी भारत का साथ देता रहा जब अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़ी शक्तियों ने भारत का साथ छोड़ दिया था। यह वो वक्त था जब 1998 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में एकमात्र ऐसा देश था जिसने केवल परमाणु परीक्षण को लेकर भारत पर लगाए गए अमेरिकी बैन को गलत बताया था, बल्कि भारत के साथ खड़ा भी था। तो वहीं पोखरण परमाणु परीक्षण से पहले भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया। 1982 में अमेरिका ने भारत के तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम की सप्लाई बंद कर दी थी। ऐसे वक्त में रूस ने भी भारत का साथ नहीं दिया था। तब फ्रांस मदद के लिए आगे आया था और यूरेनियम की सप्लाई करी थी। यानी भारत और फ्रांस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और दोनों देशों के बीच जो डिफेंस डील हुई है उसने चीन और पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत कितनी उड़ान ले रहा है। ये उत्साह अभूतपूर्व है और ये स्नेह आत्मीयता की अविरत धारा है। ये स्वागत उल्लास से भर देने वाला है। देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं, कहीं से आवाज आती है नमस्कार, तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हो। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ नेशनल डे परेड का हिस्सा बनूंगा। ये आत्मीयता सिर्फ 2 देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। ये वाकई अद्भुत है। भारत फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल के उत्सव का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। राफेल वाली डील से पाक चीन में हड़कंप क्यों मच गई है? समंदर में नई सबमरीन से दुश्मनों में हाहाकार है। मोदी की कूटनीति से चीन पाक की साजिश फेल हो रही है। फ्रांस से डिफेंस वाली डील से दुश्मन के सीने में कील है। मोदी करें दुनिया में नाम, देश को कौन कर रहा है बताओ। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मनोज यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। अनिल कुमार त्रिगुनायत, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर डी के पांडे, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ हैं। कैप्टन श्याम कुमार, नेवी स्ट्रैटेजिस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में। कैप्टन श्याम कुमार सर, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा।
क्योंकि सबसे ज्यादा जो ताकत बढ़ रही है वो भारत की समुद्र पर बढ़ रही है। रफाल एम और कैरियर आपके पास पहले से था और 3 सबमरीन्स। भारत कहां जाकर खड़ा होगा इस डील के बाद? सॉरी, सवाल मुझसे है ग्रुप कैप्टन पांडे? हेलो, अपना प्रभुत्व बनाना, जो उस एरिया को हमेशा की तरह एक अगर जरूरत पड़े तो उस लिमिटेड क्षेत्र को प्रभावित कर सके और अपनी जरूरत पूरी कर सके। इसके लिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए और आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके लिए फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स चाहिए। हमने एमएच रोमियो हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं जो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स के साथ मिलकर एक क्रेडिबल डिफरेंस बनाते हैं मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स का, क्योंकि ये इंटीग्रल एयर एलिमेंट है जो समुद्र में ही रह के डेक से ऑपरेट करेंगे। और मिग 29 के एयरक्राफ्ट जो हमने खरीदे थे रशिया से, उनके साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। और हमने तेजस को देखा है और हमारी स्वावलंबन भारत की तकनीक जो बन रही है उसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट बनने में टाइम लगेगा तेजस का। तो इस बीच के गैप को पूरा करने के लिए हमें मैरीटाइम राफेल की जरूरत पड़ी। ये एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है, एयरफोर्स ने ऑलरेडी इसको खरीदा हुआ है, तो कंपेटेबिलिटी देखते हुए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। और दूसरी बात रही स्कॉर्पियन सबमरीन की, तो सी डिनायल, लिमिटेड क्षेत्र में चोक पॉइंट्स में शिपिंग को प्रभावित करना, अपॉर्चुन टारगेट के ऊपर अपनी नजर रखना, पेट्रोल करना, सर्वेलेंस करना, सरप्राइज देना, ये इंडियन ओशन में बहुत जरूरी है और इंडियन नेवी को सबमरीन की बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास 6 सबमरीन बनी है और सबमरीन पे एक मिनट आ रहा हूं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी भी हैं, अनिल कुमार जी और अजय उपाध्याय जी। मनोज जी थोड़ा सा इंतजार करिएगा, जरा ये टेक्निकल टर्म समझ लें, उसके बाद थोड़ी राजनीति हो जाएगी। आ रहा हूं, अनिल कुमार सर के पास जाऊंगा। अनिल जी, 2 चीजें, ये तो रक्षा सौदों की बात हो गई। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि फ्रांस से जो रिलेशनशिप है और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है वो अब एक नए आयाम पर है। आप देखिए, सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी को दिया गया, पहले राफेल की खेप आई, अब दूसरी खेप आ रही है, 3 सबमरीन का भी सौदा हो रहा है। विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि इकलौता फ्रांस ऐसा पार्टनर है, जबकि हम डिपेंडेंट रूस पर ज्यादा है, लेकिन रूस ने चाइना को भी हथियार दिया, पाकिस्तान को भी दिया। फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसने हिंदुस्तान के साथ डील किया, दुश्मनों के साथ कभी भी डील नहीं किया। अनिल जी, देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि फ्रांस जो है हमारा बड़ा कंसिस्टेंट, स्टैटिक एंड ट्रस्टेड पार्टनर रहा है हमेशा से। और जब जब हमें जरूरत पड़ी है तो अपने आप ही उन्होंने हिंदुस्तान का सपोर्ट किया। आप देखिए कि जब ये 25 साल अब हम बना रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, 75 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो चुके हैं, तो जब ये साइन हुआ था हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसके थोड़े दिनों के बाद ही भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो आपको पता है कि सारी दुनिया में सब बड़े जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जितने भी लोग थे, सब ने आपके ऊपर सैंक्शंस डाली। ये फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसने वो फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन हुई और उसने कंटिन्यू किया थ्रू आउट भारत को सपोर्ट करना। और हालांकि सबके भारत भी कोई न्यूक्लियर वो नहीं करना चाहता है, लेकिन उस सब के बावजूद हमारे रिश्ते जो हैं सिर्फ फ्रांस के साथ बहुत ट्रस्टेड हो गए। दूसरी चीज, इंडो पैसिफिक में भी फ्रांस अपना एक महत्व रखता है, उसका अपना एक रेजिडेंट पावर है वहां पर। जिबूटी में इनका जो बेस है, वहां पर भारत के साथ में उन्होंने एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करके है। तो हमारा डिफेंस हो, पॉलिटिकल डोमेन में हो, बायलैटरल रिलेशनशिप्स हो, काउंटर, ठीक है, ऑडियो में कोई दिक्कत है, न्यूक्लियर कोऑपरेशन हो, ठीक है। आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। एक बार हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डीके पांडे सर भी हैं। डीके पांडे सर, ये जो रफाल एम है मैरीटाइम, वो आप मिल रहा है, 3 सबमरीन मिल रही हैं। इन टर्म्स ऑफ डिफेंस की मजबूती की हम बात करें तो भारत कितना मजबूत होगा इस डील से? पांडे सर, निश्चित रूप से हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि हम जो नेवी की हमारे जो है, हमने अभी शिप बनाया, वॉरशिप बनाया, उसके ऊपर से हमें एक फाइटर
जो रिलायबल हो, क्योंकि सी हैरियर्स की जो एज है वो अभी लाइफ खत्म हो रही है, लाइफ साइकिल खत्म हो रही है, तो हमें उसको रिप्लेस करना था। और सी हैरियर तो ऑलमोस्ट खत्म पे ही है, एक दो जहाज है वो भी मेरे ख्याल से कब वो निकलेंगे पता नहीं। तो मिग-29 की भी डील आपने सुनी होगी, लेकिन जो राफेल है हमारे पास ऑलरेडी, राफेल का हमने परफॉर्मेंस देखा, अभी जो हमारे पास एयरफोर्स के पास राफेल है उनकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। और जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर की गर्मी, सर्दी और ह्यूमिडिटी की जो है डिफरेंट एनवायरमेंट्स हैं, मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए भी रिक्वायरमेंट है, तो हमें जो है लद्दाख में भी ऑपरेट करना, हाई अल्टीट्यूड में करना है, उसके लिए कस्टमाइज किया गया है। तो इसी प्रकार से ये जो राफेल एम जो हम ले रहे हैं, ये आधुनिकतम जहाज है और ये कस्टमाइज है नेवल ऑपरेशंस के लिए। और जो मैरीटाइम ऑपरेशंस में अगर जो जहाज उड़ते हैं उनके जो प्रॉब्लम होती है, उनके जो मेटल होता है, जो एयर फ्रेम होता है, वो बहुत जल्दी खराब होता है, क्योंकि जो समुद्र के ऊपर जो पानी होता है वो थोड़ा सा सल्ट्री होता है। अगर आपको ध्यान हो तो लगभग 1990 के आसपास इजराइल और इजिप्ट में जो F-16 थे उनको ग्राउंड किया गया था, क्योंकि वो सी पे ऑपरेट करते हुए उनके जो एयर फ्रेम थे प्रॉब्लम आ गई थी। सेम प्रॉब्लम नहीं आए उसका ध्यान रखते हुए राफेल को। पानी सर, एक छोटा सवाल और है क्योंकि जनता समझना चाहती है। राफेल एम यानी मैरीटाइम और सिंगल सीटर प्लस ट्रेनिंग जहाज, इन तीनों का मतलब अगर आसान भाषा में जनता को समझाना हो। देखिए, मैं सिंपल से कहूंगा कि एक जहाज होता है, उसकी जो रोल होते हैं वो अलग होते हैं। कोई ग्राउंड अटैक होता है, कोई एक मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए होता है। हमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो हमारे जहाज है वो किसी भी दिशा में, किसी भी विधा में काम आए। तो ये जो स्विचिंग ओवर रोल्स का मल्टी स्किल रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि हमारा देश अभी उतना उन्नत नहीं हुआ है। अभी हम बहुत फूक के कदम रख रहे हैं। हम खुद अपना जहाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि डीआरडीओ और सैफरन के साथ जो एक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात भी हो रही है। अभी वो कॉम्बैट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो बनाने की बात कर रहे हैं हम, जो कि पहला भारत का देश होगा जो कि इस 6th जनरेशन में इतना एडवांस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाएगा। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की जरूरी है कि किसी भी रिक्वायरमेंट जो टेक्निकल या स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट हमारी हो, उसके अनुरूप हम अपने आप को ढाल सकें। उसके लिए ये जहाज बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इसमें जो एमोनिक्स हैं वो भी लेटेस्ट हैं। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण है कि आजकल हम नेटवर्क जो कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, एनसीओ जिसे बोला जाता है, नेटवर्क कॉम्बैट ऑपरेशंस की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशंस है उसके अंदर भी डेटा का आदान प्रदान, यानी कि पिक्चर आप उनको भेज सकते हैं, कैप्टन आ रहा हूं पंडित सर, आ रहा हूं। कैप्टन श्याम सर आपके पास आऊंगा। जैसे समझूंगा जो ये सबमरीन आ रही, इसका क्या उपयोग होगा, ये कहां डिप्लॉय होगी, कहां पर ताकत भारत की बढ़ेगी? रुकिएगा जरा, राजनीतिक दृष्टिकोण भी इसका समझ लें। डॉक्टर अजय जी आ रहा हूं, श्याम कुमार जी आ रहा हूं, एक बार अजय उपाध्याय जी के पास। अजय जी, बिल्कुल जय हो है भारत की। देखिए, सर्वोच्च जो सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां जो हैं वो वहां परेड में शामिल है। भारतीय डायस्पोरा को भी संबोधित किया गया है। तो पहले अमेरिका था, फिर इजिप्ट और अब फ्रांस में भी जय हो है। और जो डील्स है, चाहे वो सबमरीन्स की हो, राफेल एम की हो, एक बड़ी चीज है। और अब आप जाएंगे अगर एफिल टावर, अजय उपाध्याय जी, तो वहां पर यूपीआई आपका काम करेगा। यह भी एक समझौता हो रहा है। टंडन जी, दोनों देशों के बीच जो संबंध है अनवरत रहे हैं। रणनीतिक साझेदारी हमारी वर्षों से रही है। हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ उदारवादी लोकतंत्र, बहुलतावादी समाज और जो लोकतांत्रिक जो एक साझेदारी थी, उसका एक कहीं ना कहीं परिणाम है कि वर्षों से जो निरंतरता थी उसमें और मजबूती आए। हम सब चाहेंगे भारत के प्रधानमंत्री जी का वहां जाना और भारत के प्रधानमंत्री जी का वहां स्वागत होना स्वागत योग्य है, और उससे हम सबको अपेक्षाएं रहती है कि होना चाहिए, और उसका खुशी है, हम सबको गर्व है। भारत का नाम ऊंचा हो, इसमें किसको कमी, किसको हो सकती है? चाहे पहले के भी प्रधानमंत्री गए, आज के गए, और जो भी जाए और वहां स्वागत होगा, तो ये सबको सिरोधार्य होना चाहिए। हाँ, कुछ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। और जो मुद्दे हैं उन मुद्दे, सबसे ज्यादा जो चिंताजनक मुद्दे हैं, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री जी फ्रांस के धरती पर हैं, और फ्रांस के ही एक शहर है, आप सबको पता है, स्ट्रॉक्सबर्ग शहर, वहां पे यूरोपियन यूनियन का संसद जो है, यूरोपियन संसद, वो चल रहा है। वहां पे भारत विरोधी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें फ्रांस भी उसका सदस्य है। और यूरोपियन यूनियन में वो सारे देश हैं जो लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतांत्रिक देश होते हुए भारत के विरुद्ध जो प्रस्ताव पास किया गया है, उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि भारत में
मानवाधिकार अजय जी, के ये अलावे जो मुद्दे मणिपुर हैं, वाले इश्यू नागरिक पर है समाज- जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जो प्रस्ताव। मणिपुर भी है, महिला उत्पीड़न भी है, नागरिक समाज भी है। मुझे लगता है कोई भी देश की हिमाकत नहीं होनी चाहिए कि भारत के विरुद्ध कोई भी ऐसा आंतरिक मामले में प्रस्ताव ये आंतरिक पास करे। मामला था जिस और पर ही चूंकि प्रस्ताव हमारे- पारित हुआ है। और- ठीक है। हाँ, 10 सेकंड रजत भाई, मेरा ये सुझाव है प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, वो भाजपा के नेताओं के बारे में जरूर यूरोपियन यूनियन ने उसमें प्रस्ताव पास किया है, ये भी कहा है कि भाजपा के नेताओं की बयानबाजी के कारण ये सारी चीजें हो गई है। वो हम अंदर में सब सलट लेंगे यहाँ भारत में यदि कोई बात होगी, लेकिन यूरोपियन यूनियन को यह अधिकार कैसे मिल रहा है, मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से, चूंकि आप उसी फ्रांस की धरती पर हैं, फ्रांस सरकार से भी ये मांग करें कि आप जो ये दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, हमारे लोकतंत्र पर ठीक है, प्रश्न लगाकर, मैं जवाब ले लेता हूं भारत पर मनोज यादव जी प्रश्न से। लगाकर, ठीक है, और मुझे मनोज जी, स्वागत करते जो हैं। सम्मान मिल रहा है कांग्रेस पार्टी कह रही है हम उसके साथ हैं, जो रिश्ते हैं स्ट्रैटेजिक और आगे बढ़े कांग्रेस कह रही है हम उसके भी साथ खड़े हुए, लेकिन जो प्रस्ताव वहां पारित हुआ उसमें वो कह रहे हैं साहब बीजेपी के नेताओं के नाम है, मणिपुर का जिक्र है, कहा हम देश में समझ लेंगे, विरोध कर लेंगे, लेकिन इस आंतरिक मामले में जो हस्तक्षेप किया है और उसमें फ्रांस शामिल है उसका विरोध करना चाहिए सरकार। मनोज जी, देखिए रजत जी, जिस तरह से आज 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से भर गया है और जिस तरह से एक गौरव का पल है कि ग्रैंड लीजन ऑफ ऑनर मिला है, जो सर्वोच्च नागरिक और वहाँ का सर्वोच्च जो रक्षा जो मिलिट्री अवार्ड है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है और देश के प्रधानमंत्री को मिला है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, 14 देश इससे पहले भी पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित कर चुके हैं और 5 ऐसी संस्थाएं भी सम्मानित कर चुकी हैं। रजत जी, ये देश भारत वो देश नहीं है जो पुराना गुटनिरपेक्षता वाला देश था। भारत की विदेश नीति बदल चुकी है, भारत बराबरी पर बैठ रहा है। लगातार आप देखिए कि अमेरिका भी उनको सिविल अवार्ड से सम्मानित करते हैं तो रसिया भी उनको सिविल अवार्ड से सम्मानित करते हैं, इजराइल भी सम्मानित करते हैं तो वहीं दूर विरोधी फिलिस्तीन भी करता है। और जिन मुस्लिम देशों के अंदर यूएई में, सऊदी अरब में और मिस्र के अंदर जिस तरह से एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया था कि नहीं ये तो ध्रुव विरोधी है, अल्पसंख्यकों के विरोधी है, उन देशों ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान देने का काम किया है। तो ये देशवासियों के लिए और भारत के लिए गर्व का विषय है, पहला विषय। दूसरा विषय, जिस तरह से आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। यूएनएससी के ऊपर जब किसी ने स्थायी सदस्यता के ऊपर प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा फ्रांस के मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि ये बदलता हुआ युग है, अब जो वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो बदल चुका है, भारत की एक महती भूमिका है और साउथ ग्लोब के साथ ग्लोबल साउथ के साथ में अन्याय हुआ है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और सबसे जनसंख्या के दृष्टि से भी बड़ा है, तो इसमें भी बदलाव होना चाहिए। अब आते हैं कि भारत और फ्रांस की जो मैत्री है निश्चित रूप से सराहनीय है। बेस्टिल परेड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री शामिल हुए और सामरिक जो हमारी जो पार्टनरशिप है वो 25वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और रूस हमारा एक बहुत ही ऐसा हमारा मित्र देश रहा है जो दुश्मन देशों के साथ में मंच भी साझा नहीं करता है। हथियार देने की तो दूसरा विषय है, मंच भी साझा नहीं करता है। 1998 से लेकर के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जब फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहा है। रसिया के बाद में भारत रूस दूसरा बड़ा, अगर रक्षा सौदों में देखें तो दूसरा बड़ा, लगभग 45%। जहां तक जी 45%। जहां तक अब हम बात करते हैं कि जिस तरह अजय जी ने कहा, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने एक कड़ा रुख अपनाया और रिटर्न के अंदर उनको कहा कि हमारे आंतरिक मामलों में जो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, हमारी एक पुरानी विरासत रही है और यहां पर किसी भी तरह की ऐसी बातें नहीं है। अगर उस बारे में अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो ये निंदा का विषय है और भारत ने उसका कड़ा पुरजोर विरोध किया है विदेश मंत्रालय ने और स्पष्ट रूप से कहा ये भारत ये 21वीं सदी का भारत है जो आंखों में आंखें डाल करके बोल देता है। इसीलिए आप देखिए वहां की धरती से जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछा गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अन्याय हुआ है हमारे साथ में, अफ्रीकन कंट्रियों के साथ अन्याय हुआ है, लैटिन अमेरिका के साथ में अन्याय हुआ है कि ऐसा जब ग्लोबल वर्ल्ड बदल रहा है, ग्लोबल ऑर्डर जब बदल रहा है तो हमें दरकिनार कैसे किया जा सकता है। तो ऐसी जो पुरानी संस्थाएं हैं या इस तरह के जो मानसिकता के जो लोग हैं उनको स्पष्ट रूप से भारत सरकार का संदेश है। अजय जी, उन्होंने भारत स्पष्टीकरण दे दिया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार कैप्टन श्याम कुमार जी के पास जाना, आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। श्याम कुमार जी, चूंकि पहला जो था वो मैंने कहा रफाल है, अब आइए 3 सबमरीन पनडुब्बियां कहां तैनात होंगी, क्या लेकर जाएंगी, किसकी कैरियर्स होंगी और भारत समुद्र के नीचे भी कैसे मजबूत होगा।
भारतीय नौसेना को इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन की स्थिति को देखते हुए अपनी सबमरीन्स की जो संख्या है, जो कि क्रेडिबल डिटरेंस देती है, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस इस क्षेत्र में, इसकी जरूरत है। और हमारे पास सामरिक शक्ति जरूरी है, क्योंकि इंडियन ओशन से 40% तक फ्यूल, कार्गो और सारे पूरे विश्व की शिपिंग गुजरती है, और इंडियन ओशन को डोमिनेट जो करता है वो पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर सकता है। इस हिसाब से सबमरीन्स की आवश्यकता है। नेवी की सबमरीन स्ट्रेंथ काफी डिप्लीट हुई थी। 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमने उनके मदद से मैजगान डॉक में बनाए, और 6ठा सबमरीन अब रेडी हो गया है। 3 और सबमरीन हम लेना चाहते हैं स्कॉर्पियन क्लास की, जो फिर हम बनाएंगे। तो इसमें इंडिजिनस इक्विपमेंट लगा के स्वावलंबी भारत की तरफ इसका प्रकरण होगा और सबमरीन स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए भी कि चाइना का जो प्रभुत्व है वह इंडियन ओशन में लगातार बढ़ रहा है, पर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के रूप में वो हमारे को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो हम भी वियतनाम में अपनी आईएनएस जो कॉर्बेट क्लास जो कृपान को देके, और हम भी दूसरी जगह पकड़ बना रहे हैं। चोक पॉइंट्स पे सबमरीन से हम सर्वेलेंस और डेटरेंस पैदा करते हैं, शिपिंग को प्रभावित करते हैं, और पीस टाइम में हर जगह इनका रोल स्थापित रहता है। ये वॉर पेट्रोलिंग करती हैं, उस हिसाब से इनकी बहुत जरूरत है। और ये स्कॉर्पियन सबमरीन, क्या ये कैरियर भी होती हैं? क्या ये कैरियर्स भी होती हैं सबमरीन्स? आपका सवाल फिर से सुनना चाहूंगा। मैं कह रहा हूं सबमरीन्स कैरियर भी होती हैं। सबमरीन्स के पास देखिए मिसाइल्स हैं, टॉर्पीडोज हैं, और ये एक तरह से साइलेंट सबमरीन है। विश्व की सबसे साइलेंट सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास मानी जाती है, और ये नेवल ग्रुप के डिजाइन से वहां से बनी हुई मैजगान डॉक के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें काफी कुछ इंडियन वैरायटी है जो आगे हमको खुद मदद करेगा अपनी सबमरीन बनाने में। उस ख्याल से भी इस डील को अच्छा देखा जा रहा है, क्योंकि एक बेहतरीन सबमरीन जब हमारे पास आएगी, और कलवेरी क्लास की पुरानी सबमरीन जो रशिया से खरीदी गई थी उनको इन्होंने रिप्लेस करके 6 नए मैजगान डॉक में, और 3 और खरीदा जा रहा है। ठीक है, अनिल सर के पास जाना है। अनिल कुमार त्रिगुना जी। अनिल जी, ये जो वर्ड की बात हो रही है, अब देखिए ये शब्द खूब है, मनोज जी भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूं। थोड़ा चेंज हुआ है पोस्ट कोविड, रूस और यूक्रेन आमने सामने, तो वो थोड़ा चेंज हुआ है। इस नए ऑर्डर में जहां एक तरफ रूस साथ में खड़ा है, अमेरिका के हम करीब गए हैं, फ्रांस से जो स्ट्रैटेजिक अलायंस है वो भी बढ़ा है, तो क्या भारत का कद पहले से पूरे ग्लोब में ऊपर गया है? और अब यहां से हिंदुस्तान और फ्रांस के रिश्ते किस नए आयाम की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का जो कद है आज की डेट में, आप देख ही रहे हैं, अभी पीछे 3 विजिट्स में आपने देखा, उससे पहले की भी बातचीत लोगों ने की, तो हर जगह जहां पर है भारत के बिना, जिसको कहते हैं आजकल एक पिवट हो गया है, स्ट्रेटेजिक पिवट है भारत। तो इस एरिया में, हमारे एरिया में भारत एक रेजिडेंट पावर है, एक मेजर पावर है, ग्लोबल पावर इमर्ज हो रहा है। तो उसको देखते हुए सभी मुल्क जो है भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। और ये आपने देखा कि भारत का अपना स्टैंड रहा, जो रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर में जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, डायलॉग, डिप्लोमेसी, पीस, अब्सटेनिंग, मतलब वो सबके बावजूद जो यूरोपियन कंट्रीज को, फ्रांस तक को मिलाकर के इस बात पसंद नहीं आई होगी, लेकिन उसके बावजूद वो भारत के साथ में अपने बेस्ट रिश्ते रखना चाहते हैं। अभी हमने सब देख लिया, तो इससे जाहिर ये होता है कि भारत की कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस वक्त में है। दूसरी चीज ये है कि मैं ये समझता हूँ कि भारत और फ्रांस दोनों ही एक मल्टीपल ऑर्डर की तरफ देखना चाहते हैं, साथ साथ मल्टीलैटरल सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहते हैं। फ्रांस भारत की हमेशा सपोर्ट करता रहा, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हो, सबसे पहला कंट्री था। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि जो दोनों को एक तरह की जो हमारी कन्वर्जेंसेज हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, वो काफी मिलती जुलती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह वर्ल्ड घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में, तो मुझे ये लगता है कि हम कोल्ड वॉर 2.0 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक इसमें छोटा सा, अनिल सर, एक छोटा सा कमेंट आपका चाहिए था। रिश्ते आपके फ्रांस से बढ़ रहे हैं, ज्यादातर डिफेंस प्रोक्योरमेंट लगभग 45% तक आपका रूस से, ट्रेडिशनल पार्टनर आपका रूस है। भले ही रूस ने हथियार पाकिस्तान और चीन दोनों से साझा किए, फ्रांस ने नहीं किए। फ्रांस यूक्रेन के साथ पुरजोर तरीके से खड़ा है। क्या ये जो विजिट है और ये जो स्ट्रैटेजिक अलायंस है, क्या इससे भारत और रूस और उसके पहले अमेरिका, क्या उन रिश्तों में भी कुछ बदलाव आप देखेंगे, या फिर एक
नया आयाम है। भारत एक नई स्ट्रैटेजी के साथ देखिए डाइवर्स हर एक देश की जो विदेश नीति होती है उसका सबसे पहला प्रमुख कार्य होता है कि अपने देश के हितों की रक्षा करना। ठीक है। और वही भारत कर रहा है। तो हमें जहां से जो भी चीज सबसे अच्छी मिलती है वहां से ले रहे हैं हम। खरीदार तो हम है ना, तो हमें चूज करना है। तो उन देशों को तो बेचना है, तो उनको ये देखना है कि अगर हमें सूट करेगा तभी हम लेंगे इस बात को। और मेरे दोस्त यहाँ हैं पैनल में सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स, तो हमें अपने देश के हितों की रक्षा करनी है। हमें अपने आप को सशक्त बनाना है ताकि हमारे जो पाकिस्तान और चीन जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हम काउंटर कर सकें। ठीक है, पांडे सर के पास। पांडे सर, एक और चीज है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी प्रधानमंत्री जी को मिला है। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां भी वहां परेड में है आज। ये क्या दर्शाता है, क्या मैसेजिंग है ये? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक थोड़ा सा हट के पहले बता दूं, फिर इस मुद्दे पर आता हूं कि इस समय इंडो पैसिफिक में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ताइवान से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वाड का जो रचना की गई है उसमें भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी अभी सैन्य सामग्री और आयुध हम लोग जो उनका खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसके पीछे पूरा विश्व हमारा साथ दे रहा है। उसका कारण है कि हम अपने आप को इंडो पैसिफिक में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके लिए तैयार कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें अगर आत्मनिर्भर होना है तो हमें अभी से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना होगा, जो हम दे रहे हैं। तीसरी बात जहां तक है कि देश के बीच में एक केमिस्ट्री जब बन जाती है तो जो संबंध और प्रगाढ़ होते हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, देखिए कोई देश आपस में 100% नहीं करता। जो रशिया के साथ हमारे समझौते रहे हैं, जो ब्रह्मोस बन के आया है, और हम जानते हैं कि विश्व में माना हुआ जो प्रोडक्ट है वो ब्रह्मोस है। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि अन्य क्षेत्रों में साफरन के साथ, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि इंजन की बात चल रही है, और जो शक्ति इंजन लगभग 300 शक्ति इंजन भारत में है एड्रिन कंपनी फ्रांस के साथ, इसका भी जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है वो भी इस विजिट में इसके बारे में भी चर्चा होनी है। तो ये सब जो बताता है कि हमारे बीच में केमिस्ट्री है वो बढ़ती जा रही है। वो हम आपस में परस्पर जो हमारा सहयोग है निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि संबंध विश्व पटल पर जो मुख्य बात है वो ये है कि दोस्त जो है बनते बिगड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित जो है सर्वोपरि रहता है। क्या हमारे देश के लिए सही है वो हम करते हैं और हर देश करता है। तो हमारी प्रतिक्रिया, हम किसी देश के साथ पर्टिकुलर लेटर बना रहे हैं, लेकिन हम तो शुरू से वसुधैव कुटुंबकम पर बात करते हैं, मल्टीलैटरलिज्म पर बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत और फ्रांस के बीच में अगर संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं तो किसी तीसरे मुल्क को, भले ही रशिया अमेरिका हो, उनको कोई आपत्ति हो सकती है। ध्यान है, हमने हमेशा अपनी शांति स्थापित करने के लिए या मानवता के प्रति हमेशा कदम बढ़ाया है। मनोज जी के पास जाना है। मनोज जी, कुछ विदेश नीति भारत की थोड़ी बदली भी है मोदी कार्यकाल में, उसका फायदा भी भारत को सामने दिख रहा है कि हो रहा है उस विदेश नीति से। पहला, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनालिटी है? जिस तरीके से उन्होंने विदेश नीति को थोड़ा चेंज किया, लेकिन फायदा और सम्मान दोनों भारत को मिल रहा है। देखिए रजत जी, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो व्यक्तित्व है, और मैं तो ये कहूंगा 140 करोड़ देशवासियों का जो आशीर्वाद है, उसी के विश्वास और उसी के बल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आज विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है। आप देखिए शुरुआती दौर में, आप देखिए जब गुटनिरपेक्षता का काल था तो हम लोग हमेशा गुरुस के पिछलग्गू बने रहे। एक वो कालखंड भी आया जब अमेरिका की तरफ हम लोग बढ़े। लेकिन अभी आप देखिए कि भारत स्वतंत्र रूप से सामंजस्य बनाते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से, कूटनीतिक तरीके से ऐसी रणनीतियां बनाता है जो देश के हित में होगी, हम वहां खड़े होंगे और बराबरी की बात करते हैं। क्योंकि भारत अब बदला हुआ भारत है, ये वो भारत नहीं है जिसको ये सांप सपेरों का देश बोलते थे। मैं अभी चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण पर जब इसरो के पूर्व प्रमुख जब बता रहे थे कि देखिए पहले इसको भारत को सांप सपेरों का देश समझा जाता था। भारत अब सांप सपेरों का देश नहीं है, 140 करोड़ युवाओं का देश है। वो सबसे ज्यादा युवा इस देश में, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारत एक बड़ी ताकत बनेगा। और जहां तक सॉफ्टवेयर का सवाल है, जिस तरह से हमारा सिनेमा है, हमारा योग है, हमारे आयुर्वेद है, इसका कितना धूम मची हुई है पूरे विश्व के अंदर, पूरा विश्व इसे मतलब लाभान्वित भी हो रहा है और कायल भी है। जहां तक फ्रांस के रक्षा सौदों का सवाल है, देखिए जो 26 जो राफेल एम लिए जा रहे हैं वो हिंद प्रशांत महासागर के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए सामरिक दृष्टि से जो चीन जिस तरह से वहां पर बढ़ा हुआ है, तो उसकी दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से हमारे लिए अच्छे है। जिसमें से 26 में से 22 वन सीटेड, सिंगल सीटेड होंगे जो फाइटर हैं। उसके बाद में जो 4 हैं वो ट्रेनिंग के लिए है, राफेल 4 ट्रेनिंग के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद में पनडुब्बी, स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी भी उसके साथ आ रही है। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले सारी चीजें हम लोग आयाती करते रहते थे। अब देखिए 2014 में हमारा रक्षा निर्यात कितना था, मात्र 1941 अरब डॉलर था।
आज 2023 के अंदर 19,000 अरब डॉलर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत दूसरी दिशा में बढ़ रहा है। भारत की विदेश नीति भी मजबूत हो रही है। हम बराबरी पर बात करते हैं, हम आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, और भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहा है, सामरिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। और भारत की जो विदेश नीति है वो पिछलग्गू वाली विदेश नीति नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब सवाल पूछा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता के बारे में, उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं पुरानी हो चुकी है। उस समय के कालखंड के दृष्टि से वो संस्था उनमें ठीक है, वो उस समय देश मजबूत थे, आर्थिक रूप से मजबूत है। लेकिन आज भारत जहां खड़ा हुआ है, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, आप पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है आज के समय में। तो भारत बदला हुआ भारत है। भारत विश्व का नंबर 1 हो गया पॉपुलेशन के हिसाब से भारत। तो निश्चित रूप से आज भारत की विदेश नीति बदली हुई और माननीय प्रधानमंत्री के साथ का व्यक्तित्व और 140 मनोज जी पूरी तैयारी से आए है, विश्वास है, राजनीतिक के साथ साथ जो विदेश नीति है और जो डिफेंस की भी बिल्कुल पॉइंट्स हैं। मनोज जी ने पूरा आज काम किया, इसके लिए बधाई मनोज जी आपको। अजय जी, बीजेपी भी कह रही है और इस बात को विशेषज्ञ कहते हैं, मुझे लगता है पैनल में जो लोग हैं आप चाहिए तो कहीं से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, कि ये एक नया भारत है, एक नई सोच वाला भारत है जिसके साथ वो आगे बढ़ रहा है। और इससे दोनों भारत और साथ साथ भारतवासी दोनों का गौरव बढ़ा है इस नई नीति से। रजत जी, जिस तरह से चर्चा हो रही है, मुझे लगता है श्री गुनायत जी और पांडे जी दोनों की चर्चाओं को मैंने सुना है, क्योंकि नेवी एक्सपर्ट तो भाई वो अपने एक्सपर्टाइज है, उनका अपना फील्ड है। लेकिन इन दोनों ने जो बात रखी है और मुझे जो समझ में आती है, मैं पॉलिटिकल साइंस अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का छात्र रहा हूं और अभी पढ़ने पढ़ाने का काम भी करता हूं। मुझे नहीं लगता कि भारत कभी किसी का पिछलग्गू रहा है। भारत तो जब स्वतंत्र हुआ उस समय विश्व की एक बड़ी ताकत के तौर पे उभर करके, जिस समय भारत के साथ आंतरिक तौर पे आर्थिक परिस्थितियां इतनी कमजोर थी, नए नए हम स्वतंत्र हुए थे, 56-57 देश शुरुआत में बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था और भारत उसका नेतृत्व कर रहा था। भारत कब पिछलग्गू रहा? समय और परिस्थितियां जिस तरह से थी उस समय स्वायत्त विदेश नीति भारत ने बनाने का प्रयास किया सदैव। अब ये कहना कि मेरे प्रधानमंत्री और तेरे प्रधानमंत्री, मुझे लगता है ये गलत होगा। और नया भारत और पुराना भारत, ये भी गलत होगा। अपने अपने टाइमिंग है और अपने अपने परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से हर देश अपना निर्णय लेता है। उस परिस्थिति में भारत की विदेश नीति की जो सार्थकता थी, शीत युद्ध के दौरान वो किया। पोस्ट कोल्ड वार इरा की जो बात आज चल रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस मेंटेन करने का जब हमने अमेरिका से प्रयास किया था, यही मनमोहन सिंह की सरकार, याद कीजिए पार्लियामेंट के पटल पर क्या क्या हुआ और भाजपा के लोगों ने कितना विरोध किया। सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रयास किया था, जो परमाणु असहयोग समझौता हुआ था अमेरिका से, जिसके कारण भारत की तस्वीर और पूरी दिशा बदली है। और आज विश्व में भारत एक शक्ति के तौर पर उभरा है। पांचवी अर्थव्यवस्था की सच्चाई मैं बताना चाहता हूं। पिछले 3 वर्ष में मात्र $55 बिलियन की हमारी आकार में वृद्धि हुई है, जबकि अमेरिका में $405 बिलियन और वो चाइना $376 बिलियन, जो पूरी हमारी इकोनॉमी है उससे ज्यादा आकार में बढ़ी है। और यदि गति बढ़ी होती है इस 3 साल में, जो मनमोहन सिंह के समय में 13% की विकास दर थी, आज वो 6% की एवरेज विकास दर है। 13% होती तो आज से 4 साल पहले हम 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था नहीं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके होते। तो ये सच्चाई को भी समझना है। कहना और सिर्फ डाटा देना नहीं होता है, डाटा ईमानदारी से तार्किक होना चाहिए। 2 बातें मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जो फ्रांस में गाना बजाना हो रहा है वो चले, लेकिन भारत के नारे और भारत पर जो प्रश्न किया यूरोपियन यूनियन, प्रधानमंत्री जी या विदेश मंत्री जी को डायरेक्ट बोलना चाहिए। विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, जो पारदर्शिता के साथ दसाल्ट कंपनी पर मामला हुआ और जो अपने मित्र को इन्होंने अपसेट पार्टनर के तौर पे पिछली बार अनिल अंबानी को दिया, वो कंपनी खत्म हो गई, खराब हो गई और रद्द भी वो समझौता दसाल्ट ने कर दिया। इसका मतलब इस बार जो अपसेट पार्टनर बनाया जाए। 3-4 सवाल है। हाँ मनोज जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। और अंतिम बात, अंतिम 10 सेकंड, अंतिम बात। हाँ। निवेश के मामले में भारत को क्या मिला, अब व्यापार घाटा भारत का फ्रांस से क्यों है, इस पर क्या होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण भारत के विदेश नीति के लिए और भारत के राष्ट्रीय। मनोज जी 2 सवाल, पहला कहा विदेश मंत्री जी दें और दूसरा कहा निवेश भारत को क्या मिला फ्रांस से, उसकी डिटेल। जी देखिए रजत जी, ऐसा है कि जिस तरह से 2014 के अंदर $9 अरब का वहां से व्यापार हो रहा था, अब मुझे लग रहा है लगभग $13 अरब का व्यापार अभी वर्तमान में है, जहां तक मेरे पास जो आंकड़े हैं।
जब जहां तक अजय जी ने कहा कि विदेश मंत्री जवाब देंगे, मैं ये कहता हूं कि विदेश मंत्री जी अभी विदेश मंत्रालय से ये जवाब आया है और सही मंच के ऊपर भारत अपनी पुरजोर तरीके से बात रखेगा। अजय जी, आप विपक्ष में बैठे हुए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास पर भारत सरकार खरी उतरेगी। आंख में आंख डालकर हम बात करने वाले हैं, बराबरी पे बात करने वाले हैं। किसी को भी हिम्मत नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है कि भारत की संप्रभुता में और भारत के अधिकार क्षेत्र के अंदर इस तरह की बातें करें। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, हर मंच के ऊपर विरोध करेंगे, आंख में आंख डालकर विरोध करेंगे। जहां तक अजय जी ने कहा कि देखिए पारदर्शिता होनी चाहिए, मैं अजय जी कहता हूं कि जो रक्षा सौदे उस समय होते थे पूरा देश जानता है। अजय जी बताने की जरूरत नहीं, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं किस तरह से बोफोर्स की दलाली हुई, क्वात्रोची मामा किस तरह से इटली से क्या क्या चीजें हुई, चाहे अपाचे हेलीकॉप्टर घोटाला हो। उस समय जो डिफेंस कोलिशन जो होता था, अलायंस होता, वो डिफेंस कमीशन अलायंस होता था, लेकिन आज मोदी सरकार में डिफेंस कोलिशन अलायंस होता है, कमीशन अलायंस नहीं होता है। अजय जी उस समय जिस तरह की चीजें चल रही थी सबने देखा, और ये आपकी ही नाकामी है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता था क्योंकि आज गर्व का विषय है देश के लिए और भारत के लिए, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं अजय जी, जिस तरीके से एक भी रक्षा उत्पादों के लिए यहाँ पर आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, टेक्नोलॉजी नहीं आई। मैं इसमें नहीं जाता आपका प्रधानमंत्री उसका प्रधानमंत्री, आप देखिए डिफेंस कॉरिडोर बना, AK-47 किस तरह से अमेठी में बन रहा है, तो ये सारी चीजें आपके सामने है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, आप देखिए, आपको याद होगा रजत जी, आपको सिंगापुर और भारत का एक अभी पीछे भी एक समझौता हुआ था जिसमें UPI और उनका पे नाउ है, उनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ। यानी रुपए की धमक विश्व में फैल रही है, केवल हम डॉलर में व्यापार नहीं करने जा रहे हैं, आप रुपए के साथ, आप UPI के साथ में, UPI का जो समझौता हो रहा है फ्रांस में हो रहा है, पहले सिंगापुर में हुआ था। तो भारत की धाक बढ़ रही है। और मैं ये कहता हूं अजय जी कि जिस तरीके से उस समय विदेश नीति, मैं ये नहीं जा रहा हूं आपका प्रधानमंत्री मेरा प्रधानमंत्री, लेकिन जिस तरह से उस तरह से दबाव के में भारत की विदेश नीति चलती थी, कभी इस दल में इस धड़े में, लेकिन आप देखिए अब स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते हुए और शांतिपूर्ण सौहार्द के तरीके से आगे विदेश नीति बढ़ रही है। आप देखिए भारत की सफलता ही देखिए, जब यूक्रेन रूस का जब युद्ध चल रहा है तो दोनों लोग सीज फायर करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री दोनों लोग सीज फायर करते हैं, भारत के नागरिक, मेरे प्रधानमंत्री और तेरे प्रधानमंत्री से थोड़ा ऊपर निकलिए मनोज जी कह रहे हैं। यमन की बात करें हम लोग, सूडान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो ये विदेश नीति की सफलता है, भारत की सफलता है। ठीक है अजय जी, एक बार रिप्लाई कर दिए, फिर जरा टेक्निकल पैनल पे जाना है, समझना है भारत यहाँ से कौन सी उड़ान भरने वाला है, समुद्र के नीचे भी और आसमान को भी ललकारने के लिए तैयार है। ठीक है अजय जी, एक बार रिप्लाई दे दीजिए छोटा सा। पिछले चुनाव में राफेल को मुद्दा बनाया, ठीक है आ रहा हूँ मनोज जी, आ रहा हूँ, तो कम से एक बार रिप्लाई ले कम से कम समझदारी से काम लीजिए। विदेश नीति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम विदेश नीति में तो मनोज जी एक बार रिप्लाई ले लीजिए। रजत जी मेरे पास कोई यूनिट नहीं आपकी आती है तो, और वो बीच बीच में चिल्लाएंगे तो आवाज भी नहीं आएगी, तो ये दो अन्याय मेरे साथ नहीं हो। प्रवक्ता को कहिए कि चुप रहें। जो बातें उन्होंने रखी है, भारत के संदर्भ में हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। भारत के 140 करोड़ जनता की आवाज है और शक्ति है, और भारत का लोकतांत्रिक इतिहास और लोकतांत्रिक भविष्य है कि विश्व की कोई भी ताकत कभी भी आंख उठा के देखने की क्षमता नहीं रखता। भारत की विदेश नीति की निरंतरता पर भी हमें कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन हाँ, जो सरकार अभी काम कर रही है, इवेंट मैनेजमेंट करना और वास्तविक तौर पर राष्ट्रीय हित को कहीं ना कहीं लक्षित करके और आगे बढ़ाना, ये दोनों दो चीजें हैं। फिर बीच में चिल्लाएंगे तो बात नहीं होगी, मैं बीच में नहीं। 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। मनोज जी एक बार कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ऐसे क्या है ना, आपने अपना वक्त पूरा लिया है, अजय जी ने 2 शिकायत करी है, मैंने अजय जी के दोनों शिकायत ले ली। पहला वो जूम पे है, थोड़ी उनकी आवाज डाउन है। मनोज जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए। अजय जी कंप्लीट करिए। मैंने क्या प्रश्न किया कि भाई भारत के विदेश मंत्री फ्रांस में है, फ्रांस में हम भारत के विरुद्ध में इतना बड़ा कांड रहा है, क्या एक आवाज नहीं हो सकती? ठीक है, भाजपा के नेताओं के विरुद्ध ही किया गया, तो मैं मानता हूं, मैं इतना बड़ा दिल है कि हम लोग मानते हैं कि हम देश के अंदर उस पर आवाज उठाएंगे। भाजपा की जो चेहरा चरित्र और चाल है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो विदेशों के पार्लियामेंट में हमारे साथ जो शर्मनाक हादसा हो रहा है, भारत के विरुद्ध में प्रस्ताव पास किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को जितना सम्मान मिले हमें गर्व है, लेकिन क्या भारत के विरुद्ध प्रस्ताव पास होगा ये उचित है? और ये क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा के नेताओं पर यह बयानबाजी के कारण हुआ। मणिपुर जल रहा इस कारण हुआ। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है और उन्हीं के धरती पर है। एक स्टेटमेंट तो आनी चाहिए
वो नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, विदेश मंत्री तो एक आवाज दे भाई। भारत के लोकतंत्र पर कैसे तुम प्रश्न उठा सकते हो? ठीक है, भारत मानवाधिकार पर कैसे प्रश्न उठा सकते हो? आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं, थोड़ा सा सिग्नल में भी दिक्कत है। मनोज जी, ये जो सवाल है ये क्योंकि डिप्लोमेटिक सवाल है और डिप्लोमेसी के द्वारा ही ये सॉल्व होगा। मनोज जी, आपको रोकूंगा एक बार हम चलते हैं अनिल कुमार सर के पास। डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री से बड़ा कौन? 10 सेकंड आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं। मनोज जी, वही सवाल मैं आपके पास आ रहा हूं। मनोज जी, आ रहा हूं, यही सेम चीज अनिल जी के पास। अनिल जी, जो कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी ने उठाया है, क्या बीजेपी के नेताओं के बारे में, मणिपुर के बारे में वहां प्रस्ताव पास कर रहे हैं, फ्रांस उसमें शामिल है, क्या इस बात को पुरजोर तरीके से वहां पर उठाना चाहिए? नहीं साहब, विजिट जब चली है हेड ऑफ स्टेट की, उस वक्त ये काम नहीं होना चाहिए था? अनिल सर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज ये है कि ये एक वाकई में इंटरनल इंटरफेरेंस है और हमारे और फ्रांस के बीच में खास तौर से एक तरह का ये समझौता आप कहिए कि भारत और फ्रांस एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में कभी कमेंट नहीं करते हैं, ना हमने कभी किया है। दूसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, उसके बारे में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत साल पहले ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि डिस्कशन अगर कोई भी होगा तो बायलैटरली यूरोपियन यूनियन में होगा। लेकिन जिस तरह का ये स्टेटमेंट आया है, ये वाकई में एक मैं समझता हूँ शर्मनाक घटना है। लेकिन जैसा वो कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि हाँ, लेकिन ये सारी बातें, क्योंकि फ्रांस खुद डायरेक्टली भले पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, लेकिन वहाँ यूरोपियन कमीशन जो है, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कशंस होते हैं। लेकिन जहां तक ये बात है, इसमें हमेशा से विदेश मंत्रालय ही इस पे स्टेटमेंट्स करता है, OIC में हो, कहीं पे भी हमेशा से होते आए हैं, हमेशा उस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं। तो वही एक प्रोसीजर है डिप्लोमेटिक और वही फॉलो होती है। जहां तक बात है कि बातचीत करने की, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये बात होगी किसी भी तरह की तो प्रधानमंत्री रेज करेंगे उसको, या विदेश मंत्री रेज करेंगे, ये हमेशा होती है। लेकिन ठीक है, पांडे सर आपके पास भी आ रहा हूं और श्याम कुमार जी आपके पास भी आ रहा हूं। एक बार मनोज जी के पास। मनोज जी, जो बात उठाई है अजय जी ने, उन्होंने कहा साहब देश में हम आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, विदेशी धरती पर, और वो भी जब प्रधानमंत्री उस दौरे पर है, उस वक्त ये चीज उठाना गलत है। और अनिल सर भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ। मनोज जी जी, निश्चित रूप से गलत हुआ और उसके कंडेम किया गया, और विदेश मंत्री सही प्लेटफॉर्म पर आपको इस जवाब देंगे और अजय जी के पास भी आ जाएगा वो जवाब। लेकिन अजय जी ने कहा कि इवेंट मैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं है। अजय जी, मैं बता देना चाहता हूं, इवेंट मैनेजमेंट आप करते हैं और भारत की छवि को खराब करने का काम करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जो हिंद के लाल है, जो भारत को गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं, आप ही जाकर के बोलते हैं, कभी लंदन में बोलते हैं, कभी पेरिस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? लोकतंत्र खतरे में, भारत के अल्पसंख्यक खतरे में, भारत की मीडिया खतरे में, भारत की संस्थाएं गिरवी रख दी गई है। सो कोल्ड जो डेमोक्रेसी के डिफेंडर हैं, उनको देश के अंदर जाकर के भारत को बचाना चाहिए। तो इस तरह की हरकतें कौन करता है? अजय जी, अजय जी, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता था, लेकिन जिस तरह की आपने बातें उठाई कि इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कौन करता है और देश की छवि को धूमिल करने का काम कौन कर रहा है? इस तरह के बार बार राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के प्रयास में आप देश की छवि को आप खराब करते हैं। आप देखिए, लगातार राहुल गांधी के पुराने बयान देखिए, 12-13 बार वो विदेश में, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए क्योंकि मुझे आरोप लगाया जा रहा है। यही कारण है अजय जी, जो विदेशी जो इकोसिस्टम है उसको संरक्षण देने का काम कौन करता है? ठीक है, आप करते हैं। मनोज जी, ये मैं जवाब ले लूं, उसके बाद मुझे जाना है तुरंत श्याम कुमार जी के पास। समझना है और जो रफाल है वो कहां तैनात हो सकता है और उससे भारत को फायदा क्या हो। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, एक छोटा सा रिप्लाई अजय जी, 10 सेकंड में आपका रिप्लाई। जहां तक मणिपुर का सवाल है, तो राहुल गांधी किस तरह से मणिपुर गए और मनोज जी, आप रिप्लाई ले लीजिए ना। आपने कहा ना राहुल गांधी ने देश का नाम खराब किया है, कांग्रेस जो है वो विदेशी धरती पर भारत का नाम खराब करती है। 2 सवाल आपने उठाए, अजय जी रिप्लाई। राहुल गांधी फोबिया के शिकार लोगों के साथ यही समस्या है कि भाजपा के नेताओं पर आरोप लग रहा है, प्रस्ताव पास हो रहा है और प्रस्ताव के बाद भी मैं तो इनको डिफेंड कर रहा हूं और ये राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। जहां तक बात है मणिपुर हिंसा और यहाँ महिलाओं पर और पत्रकारों पर अत्याचार, ये तो आए दिन होता रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है? क्या भाजपा के नेताओं को सही मान रहे हैं कि वो लोग गलत कर रहे हैं? मणिपुर में जो हिंसा हुई भाजपा के नेताओं के कारण हुई,
ठीक है। प्रधानमंत्री जी यदि मणिपुर में राहुल गांधी जी गए थे, गो बैक के नारे लगे। तो आपको मणिपुर जो हमारा आंतरिक मामला है, हमारे दो समुदायों के बीच में जो झड़प हो रही है उसको हम सुलझा लेंगे। ठीक है, लेकिन राहुल मनोज जी आ रहा है, थोड़ा इसको रखेंगे। आज जो संप्रभुता का मामला है, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, थोड़ा सा उस पर वापस आना पड़ेगा। श्याम कुमार जी के पास जाना है। श्याम कुमार जी, पहली खेप आई थी रफाल की, अब जो दूसरा सौदा हो रहा है वो रफाल एम का हो रहा है। जो तैनाती होगी रफाल की और रफाल एम की, वो कहां हो सकती है भारत के लिए? स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स रफाल एम के लिए। श्याम कुमार, मैरीटाइम फाइटर एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं, 26 जो हम खरीद रहे हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर्स की ऑपरेशंस थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि इन्हें सी एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना होता है और ये समुद्री सीमाओं में रहते हैं। ये हमारे शोर से, कोस्टल एरिया से दूर हैं। मतलब इन्हें अपनी इंड्योरेंस, अपनी जो सी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रेडार हो या इंड्योरेंस बेस्ड फ्लाइंग हो, या तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल हो, या एयर स्ट्राइक करनी हो, या शिपिंग स्ट्राइक करनी हो, इन तरह के रोल किए जाते हैं और ये डिस्टेंट सपोर्ट में नहीं रहते। कहने का मतलब ये फ्लीट के इंटीग्रल एयर एलिमेंट होते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर और एक बेड़े के साथ मूव करते हैं। तो इनके लिए इंड्योरेंस चाहिए और ट्विन इंजन चाहिए इनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर इनको कहीं लैंड करना हुआ, कोई भी खराबी हुई, तो दूसरा इंजन जरूरी होता है। इसलिए हमें MiG-29 जैसे रखने चाहिए जो हमारे पास हैं, और हम तेजस के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को डेवलप कर रहे हैं। उसमें देर है, इसलिए मैरीटाइम डोमिनेंस खतरे में पड़ रहा था। हमें एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने की जरूरत थी। तो ये राफेल 4 ट्रेनर के साथ और 24 बाकी, उस कमी को फिलहाल पूरा करेंगे। फाइनली हमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए, जो 5th जनरेशन फाइटर हो, और उसके लिए इंजन्स की जरूरत पड़ेगी, जो फ्रांस वो इंजन को भी डेवलप कर रहा है। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पे ऑपरेट करेंगे और फिलहाल अरेबियन सी, इंडियन ओशन और पैसिफिक तक सारी मैरीटाइम डोमिनेंस को अफेक्ट करेंगे। इसलिए भारत को ये 26 एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है और इसके साथ ही इतने और एयरक्राफ्ट की जरूरत कुछ सालों में पड़ने वाली है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी आने वाला है हमारा, जिसकी भी जरूरत है। तब हम अपने अंडमान निकोबार आइलैंड को और बे ऑफ बंगाल को भी अपने प्रभाव में ले सकेंगे। फिलहाल वहां भी दिक्कत हो रही है हमें। तो इन सबों को देखते हुए सबमरीन्स जो ले रहे हैं हम सी डिनाइल के लिए, और एयरक्राफ्ट कैरियर और एक फाइटर एयरक्राफ्ट जब हम रख रहे हैं वो सी कंट्रोल के लिए, ये जरूरी है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। ये जो डील है, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, पानी सर 30 सेकंड में सिर्फ, इससे पाकिस्तान और चीन में बहुत हलचल है सर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हर दृष्टि से मजबूत हो, सशक्त हो, और जो कमियां हैं, हमें पता है कि कुछ स्क्वाड्रंस की कमी है एयरफोर्स में, जिस प्रकार की अभी चर्चा हुई कि सबमरीन्स की भी रिक्वायरमेंट है, और एंटी शिप मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए जो इसमें राफेल एम में क्षमता होगी, वो मिराज 5 जो पाकिस्तान का है उसमें थी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी, वो पूरा होगी तो निश्चित रूप से हम हर मायने में सशक्त होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैंने कहा कि इंडो पैसिफिक और इंडियन जो चाइना की जो प्रभुत्व वो बढ़ा रहा है धीरे धीरे, उसके खिलाफ हम एक छोटा सा डिटरेंस करने की तरफ बढ़ेंगे। निश्चित रूप से 2030 तक शायद हम अपने कुछ जहाजों को ऐड करना शुरू करें आत्मनिर्भर बन के। उसके तब तक ये जो गैप है लगभग 5 से 7 सालों का, इस बीच में हमको अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। उस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये 20 फाइटर और 4 ट्रेनर रफाल एम और ये 3 स्कॉर्पियन के जो हम डील कर रहे हैं हम लोग। साथ में जो टेक्निकल जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जिसकी चर्चा बहुत कम की जा रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो अगर हम आत्मनिर्भर होंगे, निश्चित रूप से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो रेवेन्यू हमारा लॉस होता है, वो बचेगा और हम निर्यात कर सकेंगे, जैसा कि ब्रह्मोस का कर रहे हैं। और हमारे जो सैन्य सामान है, हम उनका व्यापार कर रहे हैं, बाहर देशों को दे रहे हैं। उस दिशा में हम अपने फाइटर्स को भी देना शुरू करेंगे। तेजस की बात चल रही है कि जो डील चल रही है, लेकिन अभी डील वो पूरा शेप नहीं हो पाई है। तो अभी कुछ कमियां हैं। देखिए, लक्ष्य सामने है, थोड़ा सा दूरी है, वक्त लगेगा, लेकिन उस पूरा करेंगे। आ रहा हूं अनिल कुमार सर के पास। अनिल सर, रूस से आपकी दोस्ती, अभी अमेरिका में आपका सम्मान, फिर इजिप्ट में, उसके बाद आप फ्रांस। स्ट्रैटेजिकली आप देखिए तो वो देश जो शायद चाइना या पाकिस्तान की तरफ है, आपने रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रखे तो न्यूट्रलाइज करके रखा है, यानी न्यूट्रल है। और वो देश जो चाइना और पाकिस्तान से डील नहीं करते, उससे आपने रिश्ते बहुत अच्छे बनाए। अनिल सर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें अपने जो
रिश्ते उन देशों के साथ ज्यादा बढ़ाने हैं जहां से हमें लगता है कि अच्छी टेक्नोलॉजी जो आज के जमाने में आ रही है। आप जानते हैं कि जो नेक्स्ट वॉर्स होंगे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे, उसमें काफी डिफरेंस आएगा, तो वो आपको जहां से मिल सकती है और जिसके साथ में ट्रस्ट होता है तभी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है। पांडे साहब ने कहा तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत जरूरी है। रशिया ने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, लेकिन उसके लिए आपके पास एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं थी। आज की डेट में ब्रह्मोस मिसाइल एक उसका उदाहरण है। ठीक है, तो हम सर माफी के साथ रुक रहा हूं, थोड़ी वक्त की कमी है। देश के सवाल में आज के लिए तय आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कोशिश हमारी थी कि समझे कि हिंदुस्तान की ताकत कैसे बढ़ रही है फ्रांस से जो स्ट्रैटेजिक डील हुई है, और साथ ही साथ चाहे वो सबमरीन की बात हो या राफेल की बात हो, भारत की समुद्र में ताकत और बढ़ेगी। भारत का कद पूरे ग्लोब में और बढ़ रहा है, और लोग कहते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सूझबूझ है उसने भारत को एक नए आयाम पर लाकर खड़ा किया। देश का सवाल में आज के लिए